हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी को पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यानी एक तरह से बोला जाए तो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम गेस किए गए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए आए हैं, क्योंकि अब वही पढ़ना है जो आपके परीक्षा में आएगा। फालतू चीज़ आपको नहीं रिवाइज करना है, ये आपको रिवीजन वीडियो है फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसका पीडीएफ की अगर बात किया जाए तो आप पीडीएफ के लिए प्ले स्टोर से पाई क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको पीडीएफ की सुविधा दिया गया है, और साथ ही साथ एक और बेहतरीन सुविधा है जो कि बताते हैं। पाई क्लासेस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको प्रतिदिन ऑल ओवर बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट देते हैं, लाइव टेस्ट, और अपना तैयारी का जो लेवल है वो चेक करते हैं। तो आप भी टेस्ट में भाग लें और अपना जो तैयारी का जो लेवल है वो चेक करें, क्योंकि आपके पास मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए आप वही पढ़ें जो आपको आएगा परीक्षा में। तो आप टेस्ट में जरूर हिस्सा लें, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप चूज करके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं प्रतिदिन। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको सभी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज का सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का है, कह रहा है राष्ट्रीय आय जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है। ऑप्शन ए है आय गणना विधि के द्वारा, ऑप्शन बी है उत्पादन गणना विधि द्वारा, ऑप्शन सी है व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय जाना जाता है तीनों के द्वारा, आय गणना विधि के द्वारा, उत्पादन गणना विधि के द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि, यानी तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला जो प्रश्न है वह है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीब में गुजर रही है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति गरीब कितने परसेंट गुजर रही है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41.4% प्रति व्यक्ति आय बिहार में गरीब से गुजर रहे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है, कह रहा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है शिवहर। इसे वीवीआई लगा लीजिएगा। पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवहर की। और अगर सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाए कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा पटना की। इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछा जाए तो शिवहर की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न कह रहा है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। ऑप्शन ए पढ़िए, कह रहा है वर्षा जल संग्रह करना, ऑप्शन बी कह रहा है नदियों को आपस में जोड़ देना, ऑप्शन सी है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब समझिए, कह रहा है सूखे से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका मुख्य तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया बाबू, वर्षा जल को संग्रह करना, यानी वर्षा को हम लोग, जो वर्षा जल होती है यानी जो पानी पड़ती है बरसात के दिनों में, उसको हम लोग जमा करना, यानी संग्रह करना, उसको रोकना। जैसे कि मान लिया जाए नदी नहर जो भी है, आहर हो, उसको जो पानी बहती है उसको रोकने से, वर्षा जल को संग्रह करने से सूखे से हम लोग बचाव कर सकते। अगला जो है नदियों को आपस में जोड़ देना। अगर ये दो नदी है आपस में जोड़ेंगे तो क्या आपको लगता है कि सूखे से बचाव हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि नदी में पानी रहेगा तब ना। अगला प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। ये तो हम लोग से संभव ही नहीं है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा जल को संग्रह करना। वर्षा जल को जब हम लोग रोक सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, तभी हम लोग को सूखे से बचाव हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है,
5वां क्वेश्चन आज का है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी। कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कोसी पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है, करा बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी ऑल ओवर बिहार में कह रहा है कि नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 37, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 42। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42। बिहार में नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या जो है वार्ड नगर निगम में, वो 42 है ऑल ओवर बिहार में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताया गया प्रश्न है, बताए थे हम पहले भी इस क्लास को लिए थे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न साथियों, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, जो कि यूपी में है, ऑप्शन बी है बरौनी, बिहार, ऑप्शन सी है डिगबोई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई में। पढ़े होंगे आप लोग कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है, करा दोस्तों कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला जो प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये हमेशा ये सब क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें, लेकिन ध्यान नहीं, अगर अभी से ही आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आगे बहुत दिक्कत खाएगा, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, आप सोच लीजिए, बिहार के सबसे अच्छा एग्जाम इसे माना जाता है, बहुत टफ एग्जाम बीपीएससी माना जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है बलुई, ऑप्शन बी है रेगुर, ऑप्शन सी है साल, ऑप्शन डी है पर्वतीय। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर। पूछा गया प्रश्न, इसे याद रखिएगा, हमेशा ये पूछ दिया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, करा इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो याद रखिएगा, लौह युक्त खनिज आपसे पूछा जा रहा है, उसका उदाहरण कौन है, एग्जाम्पल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? यानी कहने का मतलब है कि बिहार में जो नहर है उससे सर्वाधिक सिंचाई जो होती है खेत की, वो किस जिले में होती है? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है सिवान,
ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पश्चिम चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया 1950 में, ऑप्शन बी दिया गया 1948 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1952 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1955 हो जाएगा। यानी कोसी नदी घाटी परियोजना 1955 में आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है कांवर झील स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांवर झील जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी है भागलपुर जिला में, ऑप्शन डी है बेगूसराय जिला में, ऑप्शन सी है बेगूसराय में, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेगूसराय से जो भी है सभी लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। यानी अग्रणी कहने का मतलब सबसे आगे कौन है, ठीक है। यानी चीनी उत्पादन में सबसे आगे वाला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। चीनी उत्पादन में सबसे आगे वाला राज्य यानी सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो यूपी आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है 18वां क्वेश्चन कह रहा है किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। यानी किस सरकार के कार्यों जो कार्य उसका है उनका मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करता है। ऑप्शन ए है तानाशाहों का, ऑप्शन बी है राजतंत्र का, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक शासन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किस सरकार के द्वारा कार्यों का मूल्यांकन जो है जनता भय के कारण नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। यानी किस सरकार में चुनाव जो होता है वो नियमित रूप से होते हैं। ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है सैनिक शासन, ऑप्शन डी है गैर लोकतांत्रिक। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। आप जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब बताया गया प्रश्न पहले ही बता दिया, ठीक है, लेकिन अभी वही हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हमेशा पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए है सुनामी, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है आतंकवाद। तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। ये सब देखिए ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है सुनामी। तो सुनामी जो है ये हम लोग नहीं घटा सकते, यानी सुनामी हम लोग नहीं ला सकते हैं। ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन बी है बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा की उदाहरण है। ऑप्शन सी कह रहा है भूकंप, ये भी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। लेकिन आतंकवाद ये जो है मानव जनित आपदा है, जो कि मानव के द्वारा ही ये सब किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया प्रश्न यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा यहाँ पे मिस्टेक होता है। कह रहा प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं कहने का मतलब यानी मानव जनित के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। देखिए फिर से आ गया, कह रहा इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी है आतंकवाद, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जो होती है यह भी मानव के द्वारा ही किया जाता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही किया जाता है, महामारी भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न आज का है वह कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1922। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद उसके उपरांत में किसका गठन किया गया था, किस समिति का गठन किया था। डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, या फिर चेम्सफोर्ड समिति, या हंटर समिति। तो आप लोग जानते हैं बताया गया प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंटर समिति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, बताया गया प्रश्न, इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1916 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1926। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1934 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। आपको बता दें कि इसमें टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए थे जो कि एसएसटी का था। आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि आपका कितना 25 में से कितना क्वेश्चन आपके सही थे, यानी कितना क्वेश्चन आपको याद थे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।